नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम बीपीएससी के पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस देखें। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता निहित है? तो अनुच्छेद 24 से लेकर 27 तक, 25 से 28, 21 से 25 या 22 से लेकर 25 तक, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, 25 से लेकर के 28 तक। ठीक है, फंडामेंटल राइट की जितने भी आर्टिकल हैं वो सभी आपको कंठस्थ होने चाहिए। ठीक है, कमेंट्स करके बताइए कितने टाइप के, मेनली कितने टाइप के फंडामेंटल राइट्स होते हैं और कहाँ से कहाँ तक उनके आर्टिकल्स हैं। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पंथ निरपेक्षता के बारे में सही है, यानी कि सेकुलरिज्म से रिलेटेड है? देखिए, पंथ निरपेक्ष राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थता और निष्पक्षता का भाव रखता है, सही स्टेटमेंट है। पंथ निरपेक्ष राज्य इस विचार पर आधारित होता है कि राज्य का विषय केवल व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संबंध से है। ठीक है, बिल्कुल सही। पंथ निरपेक्ष राज्य व्यक्ति और ईश्वर के संबंध से निर्धारित नहीं होता। ठीक है, इस पे ध्यान रखिएगा। ये कभी कभी स्टेटमेंट में ये नहीं वर्ड हटा करके इसको गलत कर लेते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अगला देखें, पंथ निरपेक्षता का संबंध व्यक्ति के अंतःकरण का विषय है। ठीक है, ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। चारों ही यहाँ पर सही है, तो ई आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लीगल राइट है ना। पहले क्या था, ये एक फंडामेंटल राइट था। ठीक है, फंडामेंटल राइट था, और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में उसको ट्रांसफर कर दिया गया था आर्टिकल 300A में। ठीक है, तब से ये लीगल राइट हो गया। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा देखिए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा मूल अधिकारों से इसे पूर्णतः नष्ट कर दिया गया, ये स्टेटमेंट है जो ये गलत हो जाएगा। वैसे तो सही है कि पूर्णतः नष्ट कर दिया गया, लेकिन ये 44th के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये गलत हो गया। अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 301, ये गलत हो गया है ना, 300A में है, 301 में नहीं, 300A में। ठीक है, संपत्ति के अधिकार के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय से उपचार मिल सकता है, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया, क्योंकि डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक वो फंडामेंटल राइट था तब तक तो कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते इसको। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला देखें, बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1956 में किसकी संस्तुतियों के आधार पर किया गया था? योजना आयोग, एआरसी, आपका मानवाधिकार आयोग, या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, फैक्ट है, याद रखिएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है? आर्टिकल 40 है जो, ये पंचायती राज प्रणाली से है, बिल्कुल सही, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ठीक है, और 42 नहीं है, और ये तो मैटरनिटी रिलीफ से है। ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी पंचायती राज से है। 74th है जो, ये आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से है ना, म्यूनसिपैलिटी वाले से। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए और सी, यानी कि ई आंसर। ठीक है, ई आंसर हो जाएगा पांचवें का। अगला देखें, यदि दल बदल करना है तो सदस्यों की संख्या राजनीतिक पार्टी की सदस्य संख्या की कम से कम कितनी होनी चाहिए, है ना। ये एक एक्सेप्शन है कि अगर मिनिमम इतनी अगर संख्या है जो सभी लोग राजनीतिक पार्टी के अगर दूसरा दल चेंज कर लेते हैं, तो उस केस में वो डिफेक्शन के दौरान उनको निलंबित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो कितनी होनी चाहिए वो संख्या? आधी होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए, 1/6 या 1/12। तो आंसर हो जाएगा इसका 1/3। ठीक है, और ये कब हुआ? ये हुआ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के दौरान। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। एंटी डिफेक्शन लॉ में जब आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, तब इसको ऐड किया गया था। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत प्रोविंशियल बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 वाले से, या 1813 के चार्टर एक्ट से, या 53 वाले चार्टर एक्ट से?
तो आंसर है इसका ए। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत आपका जो प्रोविंशियल बजट है उसको यूनियन बजट से सेपरेट कर दिया गया था। ठीक है, अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र निकाय है? ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडीज कौन सी हैं? देखिए, चुनाव आयोग, आपका सीएजी, संघ लोक सेवा आयोग, या एसपीएससी है ना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये सभी हैं जो ये इंडिपेंडेंट निकाय हैं, तो आंसर हो जाएगा ई, सभी है। अगला देखें, अनुशासनात्मक मामलों में राष्ट्रपति किससे सलाह लेते हैं? अनुशासनात्मक मामलों की बात हो रही है, ठीक है, डिसिप्लिनरी मैटर्स में उच्चतम न्यायालय से, संघ लोक सेवा आयोग के से, या फिर पीएमओ के कार्यालय से, या फिर उच्च न्यायालय से, हाई कोर्ट से। तो आंसर हो जाएगा इसका संघ लोक सेवा आयोग, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद सही सुमेलित है? अनुच्छेद 44 है आपका सामान्य नागरिक संहिता, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा देखिए, अनुच्छेद 15 है जो वो अवसर में समानता, ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि ये है आपका 16 ना कि 15। ठीक है, और 29 है जो वो है आपका सभी अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये 30 है, आर्टिकल 30। ठीक है, और अनुच्छेद 27 है जो वो प्रत्येक धर्म के धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार, ठीक है, मैनेजमेंट वाला है जो वो 27 ना होकर के क्या है, 26 है। ठीक है, ये 26, तो ये भी गलत हो गया। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला देखें, निम्नलिखित समितियों में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों के लिए जो समिति उप समिति बनी, उसके जो हेड थे वो कौन थे? एवी ठक्कर, बिल्कुल सही है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए उप समिति जो बनी उसके लिए हेड थे जेबी कृपलानी, गलत हो गया क्योंकि उसके हेड थे एचसी मुखर्जी। और मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति है जो उसके हेड है आपके जेबी कृपलानी। और संघीय शक्ति संबंधी समिति है जो उसके हेड हैं आपके सरदार पटेल ना होकर के उसके जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, नेहरू, ये भी गलत हो गया। तो आंसर हो जाएगा ए, सही सुमेलित वाला पूछा था, ए आंसर। ठीक है, जितनी भी ये कमेटीज हैं तो जिसमें उप समितियां और जो मेन वाली हैं सारी कमेटीज, ठीक है, वो आपको याद बाय हार्ट कर लीजिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से स्रोत और उनसे ली गई विशेषताएं सही सुमेलित हैं? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, कनाडा के संविधान, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्रकार, ऑस्ट्रेलियाई संविधान। देखिए, दोनों ही हैं ये आपस में इंटरचेंज है। ठीक है, प्रस्तावना में भाईचारा मतलब बंधुत्व जो है आपका, जो फ्रेटर्निटी है वो यूएसएसआर। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि यूएसएसआर से नहीं लिया, फ्रेंच से लिया, फ्रांस से लिया है। ठीक है, और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ना, मतलब प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये आपका जापान से लिया गया है। तो डी आंसर सही हो जाएगा इसका, बाकी तीनों गलत हैं। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की आलोचना है? 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी कहते हैं इसको, बिल्कुल सही, ये आलोचना में आता है। ठीक है, ये एक उधार लिया हुआ संविधान, क्योंकि हमने जितने सारे प्रोविजंस हैं ये अलग अलग सोर्सेज से लिए हैं, अलग अलग देशों से लिए हैं, तो इसको एक उधार लिया हुआ संविधान भी कहते हैं। ये भी इसकी एक आलोचना है। हाथी का आकार, ठीक है, एलिफेंटाइन साइज, ये बहुत बड़ा है। ठीक है, तो समझने में इसको काफ़ी मतलब समझने में बड़ी मुश्किल होती है, तो इसलिए ये भी एक क्रिटिसिज्म है इसका। ठीक है, और वकीलों का स्वर्ग, क्योंकि जब स्टार्टिंग में इसको बनाया गया तो उसमें जितने भी लोग थे बनाने वाले, उसमें मोस्टली मतलब जो परसेंटेज था वो वकीलों का काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी टफ है, तो साधारण आदमी के लिए सहज नहीं है, इसलिए इसको पैराडाइज ऑफ लॉयर्स भी कहते हैं। ठीक, ये भी इसका क्रिटिसिज्म है। ठीक, तो सारे इसके क्रिटिसिज्म है, ई आंसर। अगला देखें, प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का उल्लेख नहीं है? ठीक है, सामाजिक का उल्लेख है, ठीक है, आर्थिक का भी है, राजनीतिक का भी है, लेकिन धार्मिक का उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, प्रस्तावना संविधान की पहचान पत्र है, ये किसने कहा था? एन.ए. पालकीवाला ने, जे.एल. नेहरू ने, बी.आर. अम्बेडकर ने, या वी.टी. कृष्णमाचारी ने? तो ये कहा था एन.ए. पालकीवाला ने, ए आंसर। अगला देखें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के पद के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी होनी चाहिए? ठीक है, इन तीनों के लिए बात हो रही है। तो देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति के लिए 35, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 और राज्यपाल के लिए भी 35, तो ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला देखें, भारतीय संविधान में राज्यपाल, ठीक है, किसके समक्ष शपथ ग्रहण व त्यागपत्र का प्रतिज्ञान कर सकता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष, या मुख्यमंत्री के समक्ष, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? ठीक है, पिछड़े वर्गों के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा
आपका 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी ए आंसर। ठीक है, 103 क्या है, 104 क्या है, 105 क्या, कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। ठीक है, आपको कमेंट्स में बताना है 103, 4 और 5, 101 भी बताना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है 101 से लेके 105 तक क्या है सारे। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के समक्ष त्याग पत्र को संबोधित नहीं करता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं। ठीक, उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी करते हैं, आपके लोक सेवा आयोग के सदस्य ये भी करते हैं, और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य नहीं करते हैं। ठीक है, ये किसके समक्ष करते हैं? ये करते हैं राज्यपाल के। ठीक है, सदस्य पूछा है, ठीक है, राज्यपाल के। तो आंसर जो नहीं पूछा था, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, ये आपके जो पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पार्ट है वो सारे आपको याद होने चाहिए, तो वहीं से संबंधित क्वेश्चन है और बताना है आपको कौन सा इशू में लेते हो। देखिए, आर्टिकल 21 है जो, वो है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। आपका 22 है जो संक्षिप्त नाम और प्रारंभ हिंदी में प्राधिकार पाठ और निरसन। उसके बाद जो 18 है वो है आपका प्रकीर्ण, ये गलत हो गया क्योंकि वो है आपका आपात उपबंध। ठीक है, आपात मतलब इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, और 20 है जो, वो है आपका संविधान का संशोधन। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है जो, ये सही है बिल्कुल, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पर 18 है जो वो आपात उपबंध है, तो प्रकीर्ण ये मिसलेनियस वाला है जो, ये आपका पार्ट 19 में है। ठीक है, ये भी याद रखिए, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है। ठीक है, कुछ आपको 1 से लेकर के 10 तक के ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस याद रखने हैं। ठीक है, तो अब देखिए, निम्नलिखित पदाधिकारियों को वरीयता अनुक्रम से आपको लगाना है। ठीक है, भूतपूर्व राष्ट्रपति सबसे ऊपर रहेंगे, भारत का मुख्य न्यायाधीश आएंगे, उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री आएंगे, उसके बाद राजदूत लास्ट में आएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही क्रम में लगे हुए हैं। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेल लेता है? आर्टिकल 66 है जो, वो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 है उपराष्ट्रपति की पदावली। 69 है आपका उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, बिल्कुल सही है। और 70 है आपका संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ये गलत हो गया क्योंकि ये 70 ना होकर के 73 होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन समुदायात्मक दबाव समूह की श्रेणी में आते हैं? ठीक है, आपका कम्युनिटी जो प्रेशर ग्रुप होता है उसमें कौन से आते हैं? आपका श्रमिक संघ आता है, किसान संगठन आता है, कर्मचारी संगठन भी आता है और छात्र संघ भी आता है। ठीक है, ई आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा पारित दल बदल विरोधी कानून में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए 2003 में किस संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया गया था? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 92nd, 93rd या 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, ए आंसर। अगला देखिए, मैच द फॉलोइंग है, ये कुछ राष्ट्रीय दल दिए हुए हैं और ये उनके संस्थापक दिए। कमेंट में आपको बताना है कि टोटल कितने राष्ट्रीय दल, नेशनल पार्टीज कितनी हैं। ठीक है, तो देखिए, और उनके सिंबल वगैरह भी याद कर लीजिएगा, सभी के 8 हो गए। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। बहुजन समाज पार्टी के काशीराम, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार, और सीपीआईएम के, एम का मतलब मार्क्सिस्ट। ठीक है, तो सीपीआईएम के EMS डांगे। ठीक, सभी सही सुमेल लेते हैं, डी, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में अंकित नहीं है? ठीक है, गलत वाली पूछ रहे हैं। हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, लेकिन अंग्रेजी नहीं है, तो आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लोक शिकायतों की भाषा के बारे में बताया गया है? ठीक है, आपको जो पब्लिक ग्रीवेंसेस होते हैं तो किस भाषा में उनको कर सकते हैं, वो कहाँ पे लिखा हुआ? आर्टिकल 350 में, 351, 352 या 353 में? तो आंसर हो जाएगा इसका ए। आर्टिकल 350 में मेंशन है कि किसी भी भाषा में आप, है ना, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी राजभाषा में शिकायत दर्ज करना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है, चीफ विजिलेंस कमीशन जो होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसमें निम्नलिखित में से किनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है? ठीक है, देखिए, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, जो उसमें क्या है कि 3 सदस्यीय समिति होती है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन मेंबर होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, और लोकसभा में विपक्ष के नेता भी होते हैं। ठीक है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता नहीं होते उसके। ठीक है, और ये वैसे क्या है, एक इसके CVC होंगे और 2 और उसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो उनका अपॉइंटमेंट, जो मेंबर्स हैं जो इनके अपॉइंटमेंट्स के लिए, ये 3 लोग हैं जो उनकी कमेटी बैठती है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ई। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से महिला आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? महिला आयोग की भूमिका केवल सलाहकारी होती है, केवल सलाहकारी। ठीक है,
बिल्कुल सही है। महिला आयोग के सदस्यों का चयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। और महिला आयोग को वित्तीय रूप से केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है, ये भी सही। और महिला आयोग किसी भी व्यक्ति व अधिकारी को समन जारी कर सकती है, ये भी सही। ठीक है, आंसर हो जाएगा ई। अगला देखें, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में महिलाओं के विकास से संबंधित प्रावधान है? ठीक है, महिलाओं के विकास से संबंधित। तो देखिए आर्टिकल 15(3) में है, ठीक है, याद रखिएगा। 39 घा में भी है और 51 का में भी है। ठीक है, आपका 16(3) में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी सी डी, यानी एक से अधिक, ई आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में प्रदान किए गए अल्पसंख्यक के अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकारों की बात हो रही है, उससे संबंधित नहीं है? देखिए आर्टिकल 29(30) में तो दिया ही है सीधा सीधा, ठीक है, तो ये तो होंगे ही होंगे। आपका 300 का में भी दिया है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 26 में ऐसा कुछ नहीं है, तो ये वाला सही हो जाएगा इसका, है ना, नहीं वाला पूछा था क्योंकि, ठीक, तो डी आंसर। अगला देखें, केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, यह आयोग मुख्य सूचना आयुक्त और 3 सूचना आयुक्तों से मिलकर बनेगा, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि देखिए एक तो आपके मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और 10 से अधिक होते हैं इसमें जो सूचना आयुक्त होते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया। प्रत्येक सूचना आयुक्त 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पहले हो पद धारित रहेगा, ये वाला पार्ट भी गलत हो गया। 6 वर्ष नहीं होता, 5 वर्ष, 5 ईयर्स प्लस 65 ईयर्स। ठीक है, तो 5 + 65, तो ये भी गलत हो गया। और सूचना आयुक्त पुनः नियुक्ति हेतु पात्र होता है, पात्र नहीं होता। ठीक है, ये भी गलत हो गया, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन मूल अधिकारों में अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण हेतु संवैधानिक उपबंध मौजूद हैं? आपका 17 में है, 15(2) में है, 15(4) में, या 64(4) के का में और खा में है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सभी में है, तो ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 17 क्या देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति वाला पूछा, तो 17 तो आपको पता है, फेमस ही है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी वाला है। ठीक है, 15(2) क्या है, ये आपका सार्वजनिक स्थानों में जो एंट्री वगैरह है, ठीक है, उसमें उपयोग हो गया, और इन सब चीज़ों के लिए मना निवंचित नहीं किया जा सकता SC ST की में से किसी मेंबर को। ठीक है, उसके अलावा 15(4) है जो ये आपका स्पेशल प्रोविजन बनाने का अधिकार दे देता है। ठीक है, ST ST OBC के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका 16(4) का जो का और खा है, ये क्या करते हैं कि SC ST के लिए जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें स्पेशल रिजर्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सभी उससे संबंधित हो गए। ठीक, तो ई आंसर। अगला देखें, आर्टिकल 164 है जो, उसके तहत निम्नलिखित में से किन राज्यों को शामिल किया गया है? बिहार को, तेलंगाना को, पश्चिम बंगाल को, झारखंड को, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? ठीक है, तो देखिए इसमें आपका टोटल छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, MP है, उड़ीसा है। ठीक है, इसमें आपका जो ST के कल्याण के लिए एक मंत्री बनाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जो कि आपके SC और OBC के कल्याण के लिए भी प्रभारी हो सकता है। ठीक है, अब आपको जो याद रखना है वो ये बात है कि अगर इसमें पूछा जाए कि मूलतः कौन कौन से थे, तो मूलतः इसमें बिहार, आपका MP और उड़ीसा, ठीक है, ये थे। लेकिन 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2006 में हुआ था, उसके द्वारा बिहार को इससे बाहर कर दिया गया था, क्योंकि बिहार का पेपर है। ठीक है, तो बिहार को इससे बाहर कर दिया गया था, और आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड ये दोनों इसमें गए थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, झारखंड, क्योंकि झारखंड है इस वाली सूची में से। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है? अनुच्छेद 335, आपका 301, 332, 334, या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा बी। आर्टिकल 330 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपका लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आपका जो रिजर्वेशन है उसका सीट्स का रिजर्वेशन किया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, निम्नलिखित वित्त आयोग के अध्यक्ष को उनके कार्यकाल के अनुसार आपको लगाना है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें सारे नहीं याद करने हैं, लेकिन फर्स्ट 2 और लास्ट 2 या 3 आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले थे आपके केसी नियोगी। ठीक है, 1952 से लेकर के 57 तक रहे। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे बस नाम याद रख लीजिए, पहले होगा केसी नियोगी, दूसरे हैं आपके के संथानम। ठीक है, और फिर जो ये केसी पंत हैं ये 10वें हैं। ठीक है, और विजय केलकर हैं जो ये आपके 13वें हैं। ठीक है, लास्ट के 3 याद होने चाहिए। विजय केलकर 13वें हैं
और 14वें जो वो हैं वाई वी रेड्डी और एन के सिंह हैं जो ये 15वें हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको अगर ये पता है तो आंसर लग जाएगा, क्या लगेगा, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग भी किसी राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर राज्य की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है? आर्टिकल 315 1, 2, 5 या फिर 316 1, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, आर्टिकल 315 5 के तहत ये प्रोविजन दिया गया है। ठीक है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? टीएन शेषन समिति, सौमित्र सेन, आपके बलवंत राय मेहता या अशोक मेहता? तो देखिए ये दोनों तो पीआरआई से हैं। ठीक है, और ऐसी कोई समिति है नहीं सौमित्र सेन। ठीक है, टीएन शेषन समिति इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी प्रभावशाली आपके इलेक्शन कमिश्नर थे टीएन शेषन, ये आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित मुख्य चुनाव आयुक्तों को उनके कार्यकाल के अनुसार आपको लगाना है। तो पहले थे आपके सुकुमार सेन। ठीक, तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा, केवी के सुंदरम सेकंड नंबर पे। अभी लास्ट के दो की बात करें तो ओम प्रकाश रावत और सुशील कुमार चंद्रा। ठीक है, तो ये सब सही सीक्वेंस में लगे हुए हैं, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय सेवा के अंतर्गत आती है? ठीक है, कौन सी सेंट्रल सर्विसेज के अंतर्गत आएगी? तो देखिए आपकी आईएएस, आईपीएस और आईफॉस। ठीक है, मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक है, ये तो आपके ऑल इंडिया सर्विसेज में आती हैं। ठीक है, तो सेंट्रल सर्विस में कौन सी आ जाएगी? भारतीय डाक सेवा, डी आंसर। अगला देखिए, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है? आपका 5 वर्ष या 60 वर्ष, जो पहले हो जाए। 5 वर्ष 65, आपका 6 वर्ष 60 वर्ष या 6 वर्ष 65 वर्ष? आंसर हो जाएगा 6 वर्ष और 65 वर्ष, डी आंसर। अगला देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श करता है? आर्टिकल 101, 102, 103 या 104, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, आर्टिकल 103 के तहत आपका जो राष्ट्रपति है वो संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श कर सकता है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कार्य निर्वाचन आयोग के हैं? देखिए, राजनीतिक दलों के को राज्य स्तरीय या फिर राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करना, बिल्कुल सही। राजनीतिक दल के बीच में चुनाव चिन्हों का वितरण करना, ये भी सही। दल के टूट जाने पर किस दल को क्या चुनाव चिन्ह देना है, इसका निर्णय लेना, ये भी सही। और चुनाव चिन्ह संबंधी विवादों का जो निपटारा करना है, ये भी कार्य आपके निर्वाचन आयोग का है। लेकिन ये सारे कार्य कहाँ लिखे हुए हैं? ये आपके आरपीए एक्ट 1951 में दिए गए हैं। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं 51 के कौन से हैं। ठीक है, तो सारे 51 के हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज जो याद रखनी है कि विवादों का निपटारा, ठीक है, ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विवादों का निपटारा करना तो इलेक्शन कमीशन का है। ठीक है, लेकिन एक बात जो याद रखनी है वो ये है कि विवादों के निपटारा करने में इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय है उसके विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ई। अगला देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन किसके समान होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, लोकसभा के अध्यक्ष के समान या फिर उपराष्ट्रपति के वेतन के समान होते हैं? ठीक है, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी के लेखों को प्रमाणित करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम महालेखा परीक्षक का पद का सृजन किया था? लॉर्ड कर्जन ने, कॉर्नवालिस ने, कैनिंग ने या माउंटबेटन ने? तो आंसर हो जाएगा इसका लॉर्ड कैनिंग, है ना, 1857 में ऐसा हुआ था। ठीक है, सी आंसर। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कहाँ स्थित है? ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। आपका नई दिल्ली में, कलकत्ता, मुंबई या चेन्नई? आंसर है नई दिल्ली, ए आंसर। अगला देखिए, प्रशासनिक अधिकरण में कितने उपाध्यक्ष और प्रशासनिक सदस्य होते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, जितने सरकार उचित समझे। ठीक है, डी आंसर। अगला देखें, न्याय पंचायत से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे निचला जो स्तर होता है वो होता है न्याय पंचायत का, बिल्कुल सही है। ठीक है, इन्हें 500 रुपए तक के दीवानी मामले सुनने का अधिकार होता है, ये भी सही है। न्याय पंचायत में फौजदारी के विरुद्ध भी सुनवाई की जा सकती है, बिल्कुल सही है। अब ये 250 रुपए तक का जुर्माना कर सकते हैं लेकिन कारावास का दंड नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये पार्ट भी सही है। इसके अलावा एक चीज आपको जो याद रखनी है वो ये है कि इनके जो निर्णय होते हैं इनके विरुद्ध अपील है जो वो नहीं की जा सकती। ठीक है, अपील नहीं की जा सकती, याद रखिएगा। ठीक है, नहीं की जा सकती, आंसर हो जाएगा ई।
अगला देखें, दीवानी पक्ष में निम्नलिखित में से सबसे निचला स्तर का अदालत कौन सा है? मुंशिफ कोर्ट होता है, अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय, न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। आंसर हो जाएगा मुंशिफ कोर्ट। ठीक है, देखिए सबसे ऊपर होता है आपका मजिस्ट्रेट में हाई कोर्ट हो गया, उसके नीचे आपका होता है ये यहाँ हो जाएगा आपका जिला एवं सत्र न्यायालय का न्यायाधीश का न्यायालय। ठीक है, एवं सत्र न्यायाधीश। ठीक है, उसके बाद इसमें दो पार्ट हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका दीवानी पक्ष, ठीक है, दीवानी पक्ष, और दूसरा हो जाएगा आपका फौजदारी पक्ष। ठीक है, फौजदारी। अब दीवानी पक्ष की अगर बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा दीवानी पक्ष में आपका अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा अधीनस्थ न्यायाधीश वाला, और फिर उसके नीचे आ जाएगा आपका मुंशिफ कोर्ट। ठीक है, बाकी ये दोनों जो है ये इधर आ जाते हैं, फौजदारी अदालत का पार्ट है। ठीक है, फौजदारी में आ जाएगा पहले मुख्य न्यायाधीश अधिकारी का न्यायालय, और फिर उसके नीचे आ जाएगा आपका न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। ठीक है, न्यायिक दंडाधिकारी का। ठीक है, तो मुंशिफ वाला सबसे नीचे हो गया दीवानी वाले पक्ष में। ठीक, तो यही इसमें पूछा गया था, ये आंसर। अगला देखें, भू राजस्व के संबंध में राज्य स्तर पर सबसे ऊपरी स्तर और सबसे निचला स्तर किसका न्यायालय होता है? राजस्व मंडल होता है टॉप पर, ठीक है, अधिकारी, और तहसीलदार सबसे नीचे होता है, या कमिश्नर सबसे ऊपर होता है, तहसीलदार सबसे नीचे, राजस्व मंडल सबसे ऊपर, एसडीएम सबसे नीचे, कमिश्नर सबसे ऊपर, या एसडीएम सबसे नीचे। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, राजस्व मंडल है जो वो सबसे ऊपर होगा, और तहसीलदार का जो कोर्ट है वो नीचे होगा। ठीक है, रेवेन्यू बोर्ड की बात हो रही है। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा इसका। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।